नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज की कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की है। यह कहानी हमारे देश के एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड की है जिसने इसे सुनने वालों को हिलाकर रख दिया। यह घटना इतनी भयावह थी कि जिसने भी इसके बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 4 लोगों की जिंदगी जी रहा था और उसने अपने खतरनाक इरादों को छुपाने के लिए कुछ ऐसा किया जो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। भोपाल के साकेत नगर में एक दिन पुलिस की टीम एक व्यक्ति को अपने साथ एक घर में लेकर पहुंची। उसके चेहरे को काले कपड़े से ढका गया था। पुलिस जिस घर में गई वह उसी व्यक्ति का ही घर था। घर के लिविंग रूम में पुलिस ने एक बड़ा सीमेंट का चबूतरा देखा जिसकी सतह पर संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे। पुलिस ने जब यह चबूतरा देखा तो उसके नीचे कुछ छिपा होने का शक हुआ। पुलिस के कहने पर मजदूर बुलाए गए, जैक हैमर जैसे औजार मंगवाए गए और चबूतरे को तोड़ने का काम शुरू हुआ। करीब 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद जब चबूतरा टूटा तो उसके अंदर से लोहे का एक सूटकेस निकला। जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें से एक लाश मिली। यह नज़ारा देखकर पुलिस और आस पड़ोस के लोग सन्न रह गए। पुलिस ने तुरंत काले कपड़े में ढके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में यह घटना जितनी भयानक थी उसकी पूरी कहानी और भी डरावनी थी। तो चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। यह मामला साकेत नगर में रहने वाले दास परिवार से जुड़ा था। दास परिवार में 3 सदस्य थे। वीरेंद्र कुमार दास उस परिवार के मुखिया थे। उसके अलावा उनकी पत्नी इंद्रानी दास और उनका बेटा उदयन दास उस परिवार के सदस्य थे। वीरेंद्र दास भेल कंपनी में फोरमैन के पद पर कार्य करता थे, जबकि उनकी पत्नी इंद्रानी विंध्याचल भवन में डाटा एनालिस्ट थी। दोनों ही ऊंचे पदों पर नौकरी करते थे और परिवार काफी संपन्न था। उनके पास अपनी जमीन जायदाद भी थी जिससे हर महीने किराया आता था। उनके बेटे उदयन दास की बात करें तो वह स्कूल में पढ़ता था। उदयन एक शांत और अंतर्मुखी स्वभाव का लड़का था। वह ज्यादा बात नहीं करता था और जल्दी गुस्सा हो जाता था। स्कूल के बाद वह सीधा घर आता और अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता था। गली मोहल्ले के अन्य बच्चे स्कूल के बाद बाहर खेलते कूदते थे, लेकिन उदयन अपने कमरे में बंद रहता था। वह किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता था। अगर कभी किसी से दोस्ती हो भी जाती तो वह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती थी। किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो ही जाता था और दोस्ती टूट जाती थी। उदयन को हमेशा अपने सांवले रंग की वजह से दिक्कत महसूस होती थी। वह अपने सांवले रंग को लेकर थोड़ा असुरक्षित महसूस करता था। दोस्तों के साथ बातों में अगर कोई उसके रंग का मजाक उड़ाता तो वह गुस्से में आकर उनसे झगड़ा कर लेता और दोस्ती तोड़ देता था। उसका स्वभाव भी काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उदयन ने 12वीं कक्षा पास की। इस बीच उसके पिता का भोपाल से रायपुर ट्रांसफर हो गया और उसकी मां ने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद पूरा परिवार रायपुर के सुंदर नगर एसबीआई कॉलोनी में आकर रहने लगा। यह कॉलोनी शहर के शोर शराबे से दूर थोड़े सुनसान इलाके में थी। यहां ज्यादा लोग नहीं बसे थे। यह कॉलोनी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। परिवार के पड़ोसियों से बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन कभी कभी मिलने पर औपचारिक हालचाल पूछने के लिए पड़ोसी आ जाया करते थे। उदयन ने स्कूल के बाद बीटेक का कोर्स किया, लेकिन पहले साल में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसे भोपाल में नौकरी मिल गई है, इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर भोपाल जाना चाहता है। यह कहकर वह रायपुर से भोपाल चला गया। भोपाल के साकेत नगर में उसके परिवार का पहले से ही एक घर था जहां वह रहने लगा। 2010 में रायपुर से भोपाल आने के बाद उदयन की आकांक्षा नाम की लड़की से दोस्ती हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन आकांक्षा ने उसे अपने घर वालों से मिलवाया। आकांक्षा ने अपने घर वालों से कहा कि उदयन अमेरिका में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता है। उदयन ने उसके घर वालों को बताया कि अगर वह लोग चाहे तो वह आकांक्षा को भी अमेरिका में नौकरी दिला सकता है। यह सुनकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। उसके कुछ समय बाद उदयन ने आकांक्षा को एक नकली मेल भेजा जो अमेरिका के एनजीओ का था। यह मेल नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर था।
आकांक्षा ने यह लेटर अपने घर वालों को दिखाया। फिर आकांक्षा ने अपने घर वालों के सामने बहाना करते हुए कहा कि उसे वीजा के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। 23 जून 2016 को वह अपने सारे गहने और कीमती सामान लेकर दिल्ली पहुंची। वहां उदयन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दिल्ली में मिलने के बाद दोनों भोपाल चले गए और वहीं साकेत नगर में उदयन के घर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उसके बाद करीब 10 दिनों तक आकांक्षा की अपने घर वालों से फोन पर बात होती रही। फिर अचानक उसने कॉल करना बंद कर दिया। अब सुबह शाम घर वाले उसकी कॉल का इंतजार करने लगे, लेकिन आकांक्षा का कोई फोन नहीं आया। पर कुछ दिनों बाद आकांक्षा के फेसबुक से उन लोगों को एक मैसेज आया। उसके बाद मैसेज में ही बातचीत होने लगी। जब भी उसके माता पिता कॉल करने के लिए उससे कहते तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती थी। इससे उसके माता पिता को चिंता होने लगी। जुलाई का महीना भी बीत गया, लेकिन आकांक्षा का कोई कॉल नहीं आया और ना ही वह कभी घर लौटी। बस उससे मैसेज में ही बातचीत होती थी। जिस नंबर से उसने बात की थी वह नंबर भी अब बंद हो चुका था। आकांक्षा के घर वाले परेशान होकर सोचते हैं कि उनकी बेटी कहां गई होगी। उन्होंने सोचा कि वह किसी उदयन नाम के व्यक्ति के साथ गई थी, इसलिए उदयन को ही आकांक्षा के बारे में पूछना चाहिए। उदयन भोपाल में रहता था और उसने बताया था कि वह आकांक्षा को अमेरिका जाने में मदद कर रहा है। 4 जनवरी 2017 को आकांक्षा के पिता और भाई बांकुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर उदयन के खिलाफ किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को आखिरी बार आकांक्षा से बात हुई थी। उसने कहा था कि वह अमेरिका में है, लेकिन जब उसके फोन का लोकेशन देखा गया तो वह भोपाल का निकला। आकांक्षा ने यह भी बताया था कि वह 18 जुलाई को ट्रेन से वापस आएगी, लेकिन वह नहीं आई। तब से लेकर अब तक उससे कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया जिससे आखिरी बार कॉल आया था। जांच में पता चला कि वह नंबर भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले उदयन दास का था। जब पुलिस इस नंबर की ट्रैकिंग कर रही थी तो अचानक वह नंबर एक्टिव हो गया, जो कि काफी दिनों से बंद था। इससे पुलिस को पूरी जानकारी मिल गई, जिसमें लोकेशन और सिम कार्ड उपयोगकर्ता की जानकारी भी शामिल थी। उसके बाद बांकुरा पुलिस की टीम भोपाल आई और यहां की लोकल पुलिस की मदद से उस लोकेशन पर पहुंची जहां उदयन रहता था। वहां उदयन से आकांक्षा के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि आकांक्षा अमेरिका में है। आकांक्षा के घर वाले लगातार उदयन पर आरोप लगा रहे थे कि उसने उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। वे पुलिस को यह भी बता रहे थे कि आकांक्षा ने जिस ट्रेन की टिकट बुक की थी वह साकेत नगर की लोकेशन से बुक हुई थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ट्रेन टिकट की जांच करती है। जब यह बात स्पष्ट हो गई तो पुलिस फिर से उदयन के घर पहुंची। इस बार पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और शक के आधार पर उसे थाने ले गई। थाने में हुई पूछताछ के दौरान उदयन आखिरकार टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने आकांक्षा की हत्या कर दी है। पुलिस ने उससे लाश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि लाश साकेत नगर स्थित उसके घर में है। पुलिस उसे वहां लेकर गई। उदयन का चेहरा ढक दिया गया था ताकि उसकी पहचान सार्वजनिक ना हो सके, क्योंकि अभी तक वह आधिकारिक रूप से अपराधी साबित नहीं हुआ था। साकेत नगर स्थित घर में पहुंचने के बाद पुलिस को लिविंग रूम में एक चबूतरा नजर आया। पुलिस ने इस चबूतरे को तोड़ने के लिए 7 से 8 घंटे कड़ी मेहनत की। जब चबूतरा तोड़ा गया तो उसमें लोहे का एक सूटकेस मिला। सूटकेस खोलने पर उसमें आकांक्षा की लाश बरामद हुई। लाश मिलने के बाद पुलिस ने उदयन को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को उदयन के आधार कार्ड, पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और आकांक्षा के बैंक से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले। पुलिस ने इन सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। थाने में आगे की पूछताछ में उदयन ने पूरी सच्चाई विस्तार से बताई। उसने बताया कि वह और आकांक्षा दिल्ली से आए थे और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। आकांक्षा उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उदयन इसके लिए तैयार नहीं था। जब भी उदयन घर से बाहर जाता और वापस आता तो अक्सर आकांक्षा को किसी से हंसते बोलते हुए देखता। उसे शक होने लगा कि आकांक्षा का किसी और के साथ अफेयर है और वह उसे धोखा दे रही है। इस गलतफहमी ने उसके मन में ऐसी कहानियां बना दी जिनकी वजह से उसने इस अपराध को अंजाम दिया। उदयन ने कभी भी आकांक्षा से अपने दिल की बात नहीं की, लेकिन उसके मन में बहुत सी कहानियां चलती रहीं।
उधर आकांक्षा उदयन से शादी के लिए कहती रही, लेकिन उदयन हमेशा इस बात से मना करता रहा। इस वजह से आकांक्षा को लगने लगा कि शायद उदयन शादी को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं उदयन को शक हुआ कि आकांक्षा के मन में शायद कोई और है। इन तमाम गलतफहमियां के कारण उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों को साथ रहते अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन झगड़े इतनी जल्दी बढ़ने लगे कि बात अलग होने तक पहुंच गई। आकांक्षा ने तंग आकर फैसला किया कि वह अपने घर लौट जाएगी। 12 जुलाई को उसने अपने घर बांकुरा जाने के लिए सामान पैक कर लिया। हालांकि उदयन ने उसे बड़ी मुश्किल से रोक लिया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। आकांक्षा उसकी बात मानते हुए रुक गई। उसके बाद 15 जुलाई को फिर से दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। इस बार मामला इतना बिगड़ गया कि आकांक्षा ने तय कर लिया कि वह भोपाल छोड़कर अपने घर चली जाएगी। उसने अपनी ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली, जो 18 जुलाई को भोपाल से हावड़ा के लिए थी। उसने उदयन के फोन से अपने घर वालों को कॉल करके 19 जुलाई को घर पहुंचने की सूचना दे दी। उसी दिन लड़ाई के दौरान आकांक्षा ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उदयन को गहराई तक चोट पहुंचा गई। उसे लगा कि आकांक्षा को उसकी कुछ छुपी हुई सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। वह घबरा गया कि आकांक्षा अब उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसी डर और गुस्से के कारण उदयन ने एक खतरनाक योजना बना ली। 16 जुलाई की सुबह जब आकांक्षा अपने कमरे में सो रही थी, उदयन मौका देखकर उसके पास गया। उसने तकिए से उसका दम घोंट दिया और जब यह सुनिश्चित हो गया कि उसकी सांसें थम गई हैं, तो उसने इसके बाद घर में रखे लोहे के एक सूटकेस में आकांक्षा की बॉडी को रख दी और उसे बंद कर दिया। दोपहर होते ही वह घर से बाहर निकला और एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर गया। वहां से उसने सीमेंट के 14 बोरे और चबूतरा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें खरीदी। उसके बाद यह सब सामान घर पर लाया गया और इसे लिविंग रूम में रखवा दिया गया। इसके बाद वह चबूतरे के लिए घोल तैयार करता है। फिर आकांक्षा के सूटकेस को लिविंग रूम में लाने के बाद उसने उसमें थोड़ा घोल डाल दिया और फिर उसी सूटकेस के ऊपर एक बड़ा सा चबूतरा बना दिया। यह सब कुछ देखकर नहीं लगता कि उसने यह अकेले किया होगा। संभवतः सूटकेस को घोल से ढकने के बाद उसने मिस्त्री और मजदूरों को बुलाया होगा और उन्हें अतिरिक्त पैसे देकर यह चबूतरा बनवाया होगा। चूंकि बॉडी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई थी, इसलिए किसी तरह की बदबू नहीं आ रही थी और किसी को शक भी नहीं हुआ। उसने चबूतरे के ऊपर मार्बल के टाइल्स लगवाई। ऐसा कहा जाता है कि वह अक्सर इसी चबूतरे पर बैठकर शराब पीता था और कई बार इसी पर सो भी जाता था। जब चबूतरे के अंदर से गंध आने लगती थी तो वह उस पर परफ्यूम छिड़क देता था। चबूतरे के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड का शव छिपा हुआ था और इसके ऊपर बैठकर वह आराम करता था। वह अपने और आकांक्षा के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अपलोड करता था। एक दिन वह आकांक्षा के घर वालों से मिलने भी गया। उसका असली मकसद उन्हें भी खत्म करना था। हालांकि उसे इस योजना को अंजाम देने का मौका नहीं मिला। वह किचन में जाने का बहाना ढूंढता रहता था ताकि खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2 दिन बाद वह वापस भोपाल लौट आया। आकांक्षा के घर वालों को उदयन की हरकतें संदिग्ध लगी, तो उसके भाई ने आकांक्षा के फोन नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की तो लोकेशन भोपाल की निकली। इसके बाद आकांक्षा के पिता और भाई ने बांकुरा पुलिस स्टेशन में उसकी किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उदयन की कहानी सुनकर हैरान रह गई। पुलिस ने उसके घर वालों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने का सोचा। बाद में पुलिस को पता चला कि उदयन और आकांक्षा के अलावा उस घर में कोई और नहीं रहता था। जो लोग पहले किराए पर रहते थे उन्हें उदयन ने निकाल दिया था। जब पुलिस ने उदयन से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने बात घुमानी शुरू कर दी। कभी कहता कि वे अमेरिका में हैं तो कभी कहता कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और मां की तबीयत खराब है, इसलिए वे अस्पताल में भर्ती हैं। उदयन की यह बातें सुनकर पुलिस और भी शक करने लगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि उदयन के माता पिता से उनकी बात पिछले 6-7 सालों से नहीं हुई है। न तो उन्होंने कभी उदयन के माता पिता को देखा है और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। रिश्तेदारों का कहना है कि जब भी वे उदयन को उसके माता पिता से कॉल करने के लिए कहते तो वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था। उनकी बातचीत केवल चैटिंग तक सीमित रहती थी। यह सब सुनकर पुलिस के मन में शक हुआ कि कहीं उसने आकांक्षा की तरह अपने माता पिता के साथ भी तो नहीं किया। ये सारी बातें फरवरी 2017 की शुरुआत की है।
जब पुलिस ने उदयन से उसके माता पिता के बारे में दोबारा पूछताछ की तो वह थोड़ा घबराने लगा। उसकी घबराहट से पुलिस का शक और गहरा हो गया। आखिरकार कुछ प्रयासों के बाद पुलिस को एक और कहानी पता चली, जो आकांक्षा की कहानी से भी ज्यादा भयानक थी। यह भयानक कहानी 2010 की है, जब उदयन और उसके माता पिता रायपुर में रहते थे। उस समय उदयन ने 12वीं कक्षा पूरी की थी। उसकी मां इंद्रानी दास रिटायर थी और उन्हें 30,000 की पेंशन मिलती थी। उसके पिता वीरेंद्र कुमार दास रायपुर के भेल ऑफिस में काम करते थे। उस समय उदयन कॉलेज के पहले साल में था और कुछ गलत आदतों में पड़ गया था। उसे शराब पीने, ड्रग्स लेने और बेवजह पैसे उड़ाने की आदत लग गई थी। माता पिता की अच्छी नौकरी और इकलौता बेटा होने की वजह से उसे भरपूर लाड़ प्यार मिलता था, लेकिन यही चीज उसे बिगाड़ने लगी। धीरे धीरे जब उदयन की हरकतें ज्यादा बढ़ने लगीं, तो उसके माता पिता ने सख्ती दिखानी शुरू की। उन्होंने उसे समझाया और वह फिजूल खर्ची बंद करे और पढ़ाई पर ध्यान देकर अपना करियर बनाए। 2010 का साल था। बारिश का मौसम चल रहा था। एक दिन उदयन की मां इंद्रानी ने उसे डांटा और समझाया कि वह अपनी आदतें सुधारे, लेकिन उदयन को यह पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसे आजादी चाहिए थी। उस दिन उसने गुस्से में आकर अपनी मां का गला घोंट दिया। बारिश की तेज आवाज में उसकी मां की चीखें दब कर रह गई और आस पड़ोस के घर दूर होने के कारण किसी ने कुछ नहीं सुना। उदयन ने अपनी मां की लाश को कमरे में ही रख दिया। शाम को जब उसके पिता घर आए तो वह सामान्य मूड में दिखने की कोशिश करने लगा। उसने अपने पिता को लिविंग रूम में बिठाया और उनके लिए चाय बनाई। उसने उनसे कहा कि मां कहीं बाहर गई है और जल्दी ही लौट आएंगी। उदयन ने अपने पिता के लिए चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। जब उसके पिता ने चाय पी तो वे बेहोश हो गए। इसके बाद उदयन ने अपने पिता की जान ले ली। उसने अपने माता पिता की लाशें बेडरूम में छिपा दी। बाहर बारिश हो रही थी और सूरज ढलने वाला था। आस पड़ोस में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, जो अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। बारिश थोड़ी रुकने पर मजदूर अपने घर लौटने लगे। तभी उदयन ने उनमें से एक मजदूर को अपने पास बुलाया और उससे गार्डन में एक गड्ढा खोदने को कहा। उसने कहा कि उसे वहां पानी का टैंक लगवाना है। मजदूर ने काम कल करने की बात कही क्योंकि घर जाने का समय हो गया था, लेकिन उदयन ने 3 गुना पैसे का लालच देकर कहा कि यह काम तुरंत करना जरूरी है। मजदूर तैयार हो गया और गार्डन में गड्ढा खोदने लगा। कुछ घंटों बाद जब गड्ढा काफी गहरा हो गया तो उदयन ने मजदूर को पैसे देकर वापस भेज दिया। आधी रात में उदयन ने उस गड्ढे में अपने माता पिता की लाशें डाल दी और उन्हें दफना दिया। भोर में फिर से बारिश शुरू हो गई, जिससे गार्डन में कीचड़ जैसा हो गया। किसी को भी शक नहीं हुआ कि वहां कोई गड्ढा खुदा था। अपने माता पिता की हत्या के बाद उदयन कई दिनों तक घर में ही रुका रहा। कभी कभी पड़ोसी ने पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो वह जवाब देता कि वे अमेरिका में बस गए हैं और वह भी जल्द ही वहां चला जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने घर के सारे कीमती सामान और मां के गहने लेकर भोपाल जाने का फैसला किया। भोपाल पहुंचकर उसने अपनी मां के गहने बेच दिए। रायपुर वाला घर जो उसके पिता के नाम पर था, उसे भी फर्जी कागजों के जरिए अपने नाम करवा लिया। फिर उसने घर को लाखों रुपए में बेच दिया। जब पुलिस को उसकी कहानी का पता चला तो वे भी हैरान रह गए। पुलिस उदयन को रायपुर ले गई और डीएम की अनुमति लेकर उसकी बताई जगह की खुदाई करवाई। वहां से पुलिस को 2 कंकाल, चूड़ियां, कपड़े के टुकड़े और कुछ गहने मिले। यह वही गहने थे जो उसकी मां ने पहन रखे थे। पुलिस ने सबूतों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच से यह भी पता चला कि उदयन ने अपने माता पिता की हत्या करके सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उदयन की मां इंद्रानी को हर महीने 30,000 की पेंशन मिलती थी, लेकिन उदयन ने 2010 में अपनी मां का कत्ल कर दिया था। इसके बावजूद वह 2016 तक उनकी पेंशन लेता रहा। इस दौरान 2010 से 2016 के बीच उदयन का 12 लड़कियों के साथ अफेयर रहा। वह दिल्ली के महंगे होटलों में जाता और वहां लड़कियों को बुलाकर अय्याशी करता था। वह अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ विदेश में भी घूमने जाता था। एकमात्र उद्देश्य था ऐशो आराम और मौज मस्ती करना। उदयन ने अपनी मां, पिता और गर्लफ्रेंड तीनों से झूठ बोल रखा था। वह अपनी गर्लफ्रेंड को यह बताता था कि उसके माता पिता अमेरिका में हैं। बाद में उसकी हरकतों का खुलासा हुआ और उसका झूठ पकड़ा गया। इस केस में 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस को शामिल होना पड़ा।
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर इस मामले की जांच की।